बहुत कठिन है रह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत लंबा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। साथ कब कौन किसका देता है, मगर साथ के बिना साथ बनता भी नहीं है। आरक्षण की सियासत शुरू होगी जातीय जनगणना से, और आरक्षण ही मकसद है जातीय जनगणना का। बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है इस जातीय आरक्षण का, और कांग्रेस कैसे जश्न में डूबी हुई है। जश्न में डूबी हुई कांग्रेस और पिछड़ा राजनीति के चैंपियन बनने की कोशिश बीजेपी की कहां लेकर जाएगी, किसे, इस पर चर्चा करेंगे। मगर साथ में यह भी करेंगे कि क्या राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री से जल्दी ही ईडी पूछताछ करने वाली है। क्या भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। नरेश मीणा को मिली है राहत, बड़ी राहत का इंतजार है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बनके पूरी ठसक के साथ मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल उस वोट बैंक के लिए जो वोट बैंक है ही नहीं। मगर शुरुआत कर लेते हैं जातिगत जनगणना की राजनीति को लेकर, क्योंकि पूरे देश में जश्न का माहौल है, कांग्रेस के मुख्यालयों में और कहीं नहीं है। और कहीं क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं इस बात को लेकर कि जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से जनता पार्टी, जनता दल से निकले हुए समाजवादी पार्टी के नेता करते आ रहे थे। अचानक से राहुल गांधी इसके चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए पिछले लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुपके से इसकी घोषणा कर दी। चुपके से इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल कहीं यह मांग दिखाई नहीं दे रही थी, पर इसकी घोषणा हो गई। अब इसे लेकर जमीन पर इतना ज्यादा उत्साह क्यों नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि कांग्रेस मंडल के जमाने में जीने की कोशिश कर रही है शिद्दत के साथ। समस्या यह है कि कांग्रेस की अपनी छवि जातिगत राजनीति को लेकर उतनी धवल नहीं है, जिसकी वजह से लोग टूटकर भरोसा करें। मगर दफ्तरों में मिठाइयां बांटी जा रही है और कार्यकर्ता दूध से नहा रहे हैं। इस दृश्य को देख लीजिए, कैसे राहुल गांधी सब तिलक किए हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ये दूध से नहला रहे हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को दूध से इसलिए नहलवा रहे हैं क्योंकि इनकी मांग थी जातिगत जनगणना की, जिसे मोदी सरकार ने मान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी दूध से धोया जा रहा है। मैं सोच रहा था इन्हीं आडंबरों के खिलाफ तो बाबा साहब बौद्ध धर्म में चले गए थे, और इन्हीं आडंबरों को लेकर दूध से धो रहे हैं बाबा साहब को। उन्हें तो बख्श दो, मगर सियासत ऐसी ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मांग क्यों मानी। क्या उन्हें लगा कि 400 पार का नारा उनका सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस जातीय उभार बेहतर तरीके से कर पाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसकी धार को कुंद करना जरूरी था। अब राहुल गांधी एंटी क्लाइमेक्स में जिएंगे क्योंकि क्लाइमेक्स खत्म हो चुका है।
जातीय जनगणना की घोषणा होने के साथ ही अब ये तारीख पूछेंगे, जैसे ये पूछते थे कि कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीख भी बताएंगे तो सियासी फायदा लेकर, क्योंकि 24 घंटे की वो राजनीति करते हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं एक बार। आते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इस देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की ये जरूरत आएगी। 25 अगस्त 1994 को नीतीश कुमार संसद में बोल रहे थे, तब लालू नीतीश सब एक साथ थे और उनकी ये मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मगर कांग्रेस तब उस मांग को नहीं मांगनी और 2011 में ये जनगणना हुई भी तो कांग्रेस ने यह कहकर इसे जारी करने से मना कर दिया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जातिगत जनगणना के आंकड़े हम जारी नहीं करेंगे। हालांकि जयराम रमेश ने कहा था कि इतनी सारी उसमें गलतियां हो गई थी कि हम लोग ठीक करने में लगे हुए थे, 11, 12, 13, 14 तक ठीक करते रहे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। मगर 1931 के बाद से इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई थी और इसकी मांग जनता पार्टी और जनता दल करती आ रही थी। तो क्या मंडल वाली पार्टियों के पहलुआ के रूप में राहुल गांधी स्थापित हो पाएंगे? पता नहीं, क्योंकि देखिए 50% कैप की बात वो कर रहे हैं। 50% का कैप तो ऐसे भी हट गया जब 10% आरक्षण अगड़ों को दे दिया गया आर्थिक आधार पर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। 28 सितंबर 1962 को ये बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब 50% का कैप लगा था। मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल आयोग को बनाया और वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, मगर लागू नहीं हो पाई। लागू कब हुआ? ये लागू हुआ नवंबर 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कांग्रेस ने मंडल आयोग लागू किया। कांग्रेस ने मंडल आयोग लागू किया और इस पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया। अब बताइए, मंडल आयोग कांग्रेस ने लागू किया और कांग्रेस का ही सफाया हो गया। मैं जब कहता हूं कि राहुल गांधी जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चैंपियन बन रहे हैं, उसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसी में आगे जाके रामवालिया कमेटी बनाई। बीजेपी ने राजस्थान में जाटों को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस से और जाटों को आरक्षण देकर बीजेपी ने कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए 100 के आंकड़े के आसपास समेट दिया। बीजेपी ने जाटों को आरक्षण देकर फायदा कमा लिया, मगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके भी कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई थी। अब आपको यह जानकारी होगी कि 9वीं अनुसूची में एक ही राज्य तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लागू किया गया था। 69% तमिलनाडु ने लागू किया था 50% के कैप के खिलाफ, और 9वीं सूची में इसे डाला ताकि कोर्ट भी इसे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाए, और वो भी किए थे पीवी नरसिम्हा राव ने। और वो आखिरी बार था कि तमिलनाडु में कहीं कांग्रेस नजर आई। मूपनार और चिदम्बरम निकल गए उस वक्त और पूरा सफाया हो गया कांग्रेस का। तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण करने के बाद भी कांग्रेस
को सियासी रूप से फायदा नहीं हुआ। ये बात मैं समझाता हूं तो कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी एक साफ दिल के नेक इंसान हैं और उनकी नीयत साफ है, मगर सियासत सिर्फ इंसाफ और साफ दिल से कहां चल पाता। उन्होंने अध्यादेश फाड़ दिए राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए, और हुआ क्या? सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा पहरुआ जेल में डाल दिया गया लालू यादव और राजनीति से अलग कर दिए गए, लोकसभा राज्यसभा से हट गए हमेशा के लिए। फायदा किसे हुआ? बीजेपी को। और ये बात बिहार के यादव कभी भूल नहीं पाते हैं। उन्होंने अच्छे के लिए किया था, मगर नुकसान उस राजनीति को हुआ जिस राजनीति को आगे लेकर जाना चाहते हैं राहुल गांधी, और फायदा उठा ले गई बीजेपी। इसलिए सावधानी बरतनी होगी। सावधानी यहां बरतनी होगी जब वो बार बार कहते हैं तेलंगाना मॉडल, तेलंगाना मॉडल। तो तेलंगाना मॉडल है क्या? अगर उत्तर भारत में बताया जाए तो परेशानी हो सकती है। तेलंगाना मॉडल में उन्होंने ओबीसी को करीब करीब 5 भागों में बांटा है, ए बी सी डी ई। अब राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण और 5% अलग से स्पेशल कैटेगरी में गुर्जर और अन्य जातियों को, यानी कुल 26% आरक्षण है। 10% बढ़ा भी दिया जाएगा तो ए बी सी डी ई जो कैटेगरी है, जिसमें ए में 7%, बी में 10%, सी में 1%, डी में 7%, ई में 4%। अब ये ओबीसी के वर्गीकरण का कांग्रेस का बड़ा फॉर्मूला है, जो अहमदाबाद में भी उन्होंने घोषणा की और तेलंगाना और कर्नाटक में भी। क्या राजस्थान जैसे राज्यों में इसे लेकर उबाल नहीं आएगा? क्योंकि बहुत लोगों से पूछिए कि गुर्जर आंदोलन क्यों हुआ था, तो आज भी लोग बता नहीं पाएंगे आपको कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन क्यों हुआ था, और फिलहाल अभी माली आरक्षण आंदोलन क्यों चल रहा था पिछली सरकार में। गुर्जर आरक्षण आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ओबीसी में जाट जाति को आरक्षण दिया गया, बीजेपी ने दिया। जाट जाति के आने के बाद आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा वो लेने लगे और गुर्जर वर्गीकरण की मांग करने लगे, या फिर कहने लगे कि हमें एसटी में शामिल कर दो। एसटी में उन्हें मीणा लेने के तैयार नहीं थे, और वर्गीकरण के नाम पर जाट बिल्कुल तैयार नहीं थे ओबीसी के, जिसकी वजह से उन्हें अलग राह पकड़नी पड़ी और सियासत दलों को इतना साहस नहीं हुआ कि किसी भी कैटेगरी में वर्गीकरण करके उन्हें समायोजित करें। तो फिर ये वर्गीकरण का जो फॉर्मूला है राहुल गांधी का, ये कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था कि कांग्रेस को खुशी व्यक्त करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे उन्होंने एससी में वहां 3 भागों में बांटा है, ए को 1%, बी को 9% और सी को 5%, 15% कुल आरक्षण एससी को किया है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि मैं जो जमीन पर देखा और लोगों की भावनाएं देखी, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वर्गीकरण का नाम लिया, और ये फॉर्मूला जब राहुल गांधी आधिकारिक रूप से लेकर आ रहे हैं अपने कांग्रेस शासित राज्यों में, तो फिर बड़ी जातियों में चर्निंग हो सकती है। मैं इससे सावधानी बरतने की बात कह रहा था कि जब 21% को बढ़ाकर 31% भी कर दिया जाए और जाट आरक्षण को मान लीजिए कि उनकी आबादी 17%, 18% है, उस हिसाब से 10 या 12% पर सीमित कर दिया जाए, तो वो मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ी समस्या रहेगी। इसी तरह मीणा समुदाय के लिए भी मैंने कहा था कि मीणा समुदाय में फिलहाल 12 जातियां हैं। उन 12 जातियों में सबसे मजबूत पूर्वी राजस्थान के मीणा हैं। क्या वो 3 या 4 भागों में एसटी के आरक्षण को बांटने के लिए तैयार होंगे? भील मीणा, डामोर, धानका, गरासिया, काथोडी और कोकना तो ऐसी जातियां हैं जिसमें 5-5 उपजातियां हैं। मीना, नायक, पटेलिया, सहरिया, बहुत सारी जातियां हैं। अब इनको 3 या 4 भागों में बांटेंगे आप, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत सावधानी के साथ जश्न मनाना चाहिए। और ओबीसी में तो राजस्थान में 76 के आसपास, 82 के आसपास जातियां हैं, जिसमें से
76 जो है वो बहुत कम फायदा उठा पाते हैं और 12-13 तो ऐसे हैं कि आजादी के बाद तक नहीं फायदा उठा पाए। इनका अगर 6-7 कैटेगरी में वर्गीकरण हो तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती है, और एससी समुदाय में भी अगर 5-6 कैटेगरी में वर्गीकरण हो तो समस्या खड़ी हो सकती है या पूरे देश में हो सकती है। देखिए, वर्गीकरण का फायदा करने वाले को मिलता है या नहीं मिलता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लालू यादव ने, जो कि वाकई में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रणेता हैं और उनसे बड़ा सामाजिक न्याय का नेता मैं किसी को नहीं मानता, उन्होंने यादव जाति के होते हुए भी यादवों को एक कैटेगरी बना के ओबीसी का 10% दिया और बाकियों को 12% दिया, 22% ओबीसी कोटा में से। मगर एक नया वर्ग तैयार हो गया कुर्मी और कोयरी का, जिसके नेता नीतीश कुमार बन गए और वहीं से लालू कमजोर हो गए। इसी तरह नीतीश कुमार ने महादलित बनाकर जीतन राम बाजी के मुशहर जाति की एक पार्टी खड़ी कर दी और दलित राजनीति कमजोर हो गई और बीजेपी को उसका फायदा मिला। ये तो जातिगत रूप से कैसे फायदा मिल रहा है ये मैं बता रहा हूं, मगर क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और दोनों ने मिलकर यह तय किया है, क्योंकि उसके बाद वो वाराणसी में एक दलित के घर खाना खाते देखे गए, एक श्रमिक के यहां कन्या पूजन करते हुए देखे गए। दरअसल होता क्या है कि हिंदुत्व का झंडा कौन उठाएगा? जो खाया पिया घाया रहेगा, पैसे वाला रहेगा। आप आज भी जाओगे तो झुग्गियों में मुस्लिम परिवार और गरीब परिवार एससी एसटी के वो साथ रहते हैं, मगर पाकिस्तान का निर्माण किसने किया? जिन्ना ने, सैयद बंधुओं ने, कई सारे बड़े बड़े मौलाना इकबाल ने, ऐसे ऐसे समृद्ध लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण किया। समृद्ध लोग ही जब पेट भर जाता है तो कट्टर बनते हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के आड़े आ रही है हिंदू जातियों की निर्धनता। अगर इन्हें वापस लाकर संपन्न बनाया जाए और एक कैटेगरी बनाई जाए समानता की, तो कालांतर में ये बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है इस लिहाज से भी। इसलिए कांग्रेस को अपना वोट बैंक कहां मजबूत करना है, उत्तर भारत में खोई हुई जमीन कैसे पाना है, इस मुहिम के जरिए जहां पर आर्थिक आधार पर वो चाहते हैं धन का पता लगे और जातिगत आधार पर चाहते हैं कि जाति की हैसियत का पता चले, उसमें सियासी रूप से कैसे घुसपैठ हो उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि यही सीख है कि मंडल आयोग के सिफारिश लागू करने के बाद भी कोई सियासी फायदा आप नहीं उठा पाए। दफ्तर में एक दूसरे को मिठाई खाने से सियासी फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। यह मसला सियासी फायदा उठाने की ही है अगर आप सियासत कर रहे हैं, वरना इंसाफ की लड़ाई के लिए आप एनजीओ समझकर काम करते रहें, कौन रोकता है। राहुल गांधी के इस निर्णय के साथ मैं शुरू से रहा हूं, क्योंकि जब राहुल गांधी ये मांग नहीं कर रहे थे तब भी मैं जनता पार्टी और जनता दल के घटकों के इस मांग का समर्थक था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, हाशिए पर बैठे हुए लोगों को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी एक बार मांग की थी, लोग पीछे पड़ गए थे, मगर बड़े नेताओं को बड़ा दिल दिखाना ही होगा। राहुल गांधी ने एक साहस दिखाया है, इस साहस के साथ सबको जुड़ना चाहिए। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि वर्गीकरण एक बड़ी समस्या पैदा करेगा, पर जाति के आधार पर अब लड़ाइयां बंद हो गई है। तेलंगाना में कोई बड़ा मसला नहीं उठा। हां, कर्नाटक में जो ओबीसी की बड़ी जातियां थी, वो कलिंगा और लिंगायत, उनके विरोध की वजह से आरक्षण के फॉर्मूले को रोकना पड़ा, मगर अगड़ी जातियों के तरफ से कोई विरोध कहीं नहीं हुआ। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब ये ऐसा मसला नहीं है जिस पर भावनात्मक रूप से कोई फायदा उठा पाए। अब लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ।
नरेश मीणा के लिए बहुत लंबे समय बाद एक अच्छी खबर आई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में घूमर जो उनका एक वार्षिक कार्यक्रम होता है उस दौरान हुई मारपीट के मामले में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि कांस्टेबल जो गवाह था वो आया नहीं और समझौता मामले में 5 मई को सुनवाई है। चूंकि जज साहब का तबादला हो गया था, नए जज कल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 5 तारीख को सुनवाई होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि 5 मई को भी नरेश मीणा को राहत मिलेगी। नरेश मीणा लंबे समय बाद नजर आए थे, उनको देखने के लिए उनके समर्थक भी यहां पर आए हुए थे, कोर्ट में देखा जा सकता है। नरेश मीणा क्या पता सोना तप कर कुंदन भी बनता है, ये उनका तप है और निखर के आएंगे, पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी बाहर आ जाएं। पर एक खबर जो आई है वो पेशानी पर बल डालने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ईडी प्लानिंग कर रही है जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए। आचार संहिता लगने से पहले मंत्री से लेकर सीएमओ तक बिजली की गति से फाइल दौड़ी है। वो फाइल क्यों दौड़ी है और किस लिए दौड़ी है, इतनी इमरजेंसी क्या थी आचार संहिता लगने से पहले, और इस पैसे का कैसे वारा न्यारा हुआ है, उस बारे में पूछताछ हो सकती है। ये बदली बदली हुई बीजेपी अब शायद आपस में मेल जोल का खेल बंद करे। इधर प्रमोद जैन भाया को भी तगड़ा झटका लगा है। प्रमोद जैन भाया के कई मामले उनके और उनके समर्थकों का चल रहा था, जहां पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। हाईकोर्ट ने वो रोक हटा ली है। अब भजन लाल शर्मा के ऊपर है कि क्या इनकी पुलिस गिरफ्तार करती है, क्या रवायत को तोड़ती है, या फिर ईडी या सीबीआई का ही भरोसा है कि वो राजस्थान में कोई कार्रवाई करे। प्रमोद जैन भाया के ऊपर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, दादागिरी और बारां के इलाके में गलत तरीके से जबरदस्ती शासन करने के कई सारे आरोप लगते रहते थे। सरकार बदली तो फिर कार्रवाई शुरू हुई, मगर कोर्ट से रोक लग गई थी। अब कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपों पर कैसे किसी को बचने का मौका दिया जा सकता है। इस बीच हनुमान बेनीवाल लगातार आज भी जमे रहे शहीद स्मारक पर। लोग लिख रहे हैं क्या हनुमान बेनीवाल के पास भीड़ नहीं है, हनुमान बेनीवाल के पास लोग नहीं आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, मैंने देखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आगरा रोड पर पेपर लीक के खिलाफ धरने पर बैठे हुए, बड़ी मुश्किल से आसपास से 10 लोगों को बुलाना पड़ता था। ये मसला लोगों में काफी अंदर तक असर करता है, मगर भीड़ के तरीके से वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये सभी जाति और मजहब का मामला है और समूह के मामले में लोग इकट्ठा जल्दी नहीं हो पाते हैं। जाति के मामले में हो जाते, ये किसी ऐसे देवता के मामले में भी हो जाते जो किसी जाति से जुड़े हुए हैं, किसी नेता जो एक समाज का नेता है उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगे तब भी इकट्ठा हो जाते हैं। मगर ऐसे मसलों पर घर बैठे सोचते हैं कि हमारी इंसाफ की लड़ाई कोई लड़ ले। पर हनुमान बेनीवाल ने आज भी आरोप लगाया कि एसओजी में बड़ी धांधली हुई है एसआई जांच में, जहां पर लोगों को पैसा लेकर छोड़ा गया है। इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी नजर आए, जहां पर जो राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन है उसकी जांच करते हुए नजर आ रहे थे। 181 की कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर ठीक ढंग से लोगों को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है। बाबा ने अपनी भूमिका बदल ली है। बाबा अब सरकार में बैठकर कामकाज ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और
उनके धरना देने वाली भूमिका जो है वो हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं। भूमिकाएं अलग हो गई है, रोल अलग हो गए हैं, मगर काम करने का तरीका एक जैसा है। उम्मीद करते हैं कि बाबा अगर सरकार में इतना सक्रिय हैं तो जनता को फायदा जरूर मिलेगा। इस बीच सचिन पायलट कल भीलवाड़ा जा रहे हैं, जहां पर एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस के बड़े नेता चंडीगढ़ गए हुए थे सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर सगाई में। वहां पर वो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलते हुए नजर आए। कहा जा रहा है वो सब भी कल लौट आएंगे जयपुर। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।